नमस्ते क्लास, हाय दिस इज़ हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हमें डिस्कस करना है अपने इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर, यानी कि हम जो नेशनल इनकम वाली सीरीज़ पढ़ रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 2। ये बुक हमारे संदीप गर्ग राइटर सर की है, ठीक है। और वही चीज़ हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी ऑलरेडी डिस्कस आपसे कर चुके हैं, ठीक है। चैप्टर का जो बेसिक नाम है वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को जानते हो तो आप उससे रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा बातें इस चैप्टर के माध्यम से जान सकते हो। और इस चैप्टर का जो एंड है, मतलब इस पर कई छोटी छोटी वीडियोज़ में बनाऊंगा, 3 से 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करूंगा, ठीक है। इसका जो एंड से जो आप प्रैक्टिकल्स यहाँ से अगर करना सीख जाओगे, मतलब इस चैप्टर से जो फॉर्मूलाज क्रिएट होंगे उस फॉर्मूला के दम पे आप अगला वाला चैप्टर नंबर 3 और अगला वाला चैप्टर नंबर 4 भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो चैप्टर शुरू करो अपने नोट्स के माध्यम से। मैं आपको दिखा दूँ एक बार कि हम लोग किस तरीके के नोट्स की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, ये वही टॉपिक है जो हमने ऑलरेडी शूट किया हुआ है, आपका चैप्टर नंबर 1। तो अगर आपने अभी तक ये चीज़ नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। हियर वी गो, दिस इज चैप्टर नंबर 1, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और ये हमारे हैंड में नोट्स हैं और इन्हीं चीज़ों से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कवर किया था, ठीक है। लाइक दिस। अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी चाहिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें ये कॉपी मिल जाए हमारे व्हाट्सएप वगैरह पे, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके इन्फॉर्मेशन हमें बता दीजिए, हम आपको शेयर कर देंगे। तो इसी तरीके से हमने सारे हैंड में नोट्स बना रखे हैं विद साफ राइटिंग। कोशिश करता हूँ कि राइटिंग मेरी साफ़ रहे, ठीक है। तो आज हमें जानना है कि इस चैप्टर का जो बेसिक कोर है वो क्या है। तो चैप्टर को टॉपिक वाइज डिवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक कंसेप्ट्स की यहाँ पे जब आप बात करते हो तो आपको हम सबसे पहले बोलेंगे कि आपको जानना चाहिए कि डोमेस्टिक टर्शरी क्या होता है। मतलब एज अ क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस करूँ कि व्हाट इज़ डोमेस्टिक, ठीक है, या फिर ब्रैकेट में आप इस चीज़ को इकोनॉमिक भी लिख सकते हो, इकोनॉमिक टर्शरी, ठीक है। ये चीज़ अभी आपको जाननी है हमारे माध्यम से, ये क्या होता है। चलो देखते हैं क्या होता है। ये कहता है कि डोमेस्टिक टर्शरी क्या होता है। इसका जवाब होगा, इसका क्या मतलब है, बहुत सिंपल सी बात है लेकिन उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहता है मीन्स द पॉलिटिकल, शब्द सुनना क्या है, पॉलिटिकल फ्रंटायर्स, पॉलिटिकल फ्रंटायर्स ऑफ अ कंट्री। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको डिटेल में जानेंगे। तो पॉइंट क्या है इसका, जो मेन है वो है पॉलिटिकल फ्रंटायर। अगर इन शॉर्ट कहूँ कि डोमेस्टिक टर्शरी, इकोनॉमिक टर्शरी क्या होता है, जहाँ पे आपका राजनीतिक कंट्रोल है, पॉलिटिकल कंट्रोल अगर आपका कहीं है तो वो चीज़ आपकी ही डोमेस्टिक टर्शरी के अंदर इंक्लूड होती है। तो आप इस चीज़ पे बिल्कुल मत जाना कि जब हम भारत का नक्शा बनाते हैं अपना प्यारा सा, तो उसके अंदर हर चीज़ भारत की डोमेस्टिक टर्शरी में आती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा सर कि कौन सी चीज़ हमारी डोमेस्टिक टर्शरी में आती है और कौन सी चीज़ हमारी डोमेस्टिक टर्शरी में नहीं आती। तो उसके लिए हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो इसमें इंक्लूड होती हैं, मतलब जो ये कहता है ना कि पॉलिटिकल फ्रंटायर के साथ भी। तो ये इसने बड़ा प्यारा सा एक टॉपिक दिया इसका अगला वाला। इन एडिशन, देखिए बुक हमारी इन्हीं की है लेकिन मैं आपको उसको प्यार से डिटेल में डिस्कस करूँगा ताकि आपको ये बुक पढ़नी इतनी आसान हो जाए कि आपको कहीं एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। पॉलिटिकल फ्रंटायर्स, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि ये साल के एंड तक आप लोगों को इतना प्यार मिल जाए कसम से कि ये चीज़ ना हमारी जो आपका डिजिटल बोर्ड आता है वहाँ तक अगर हम पहुँच जाते हैं तो क्वालिटी देने में 1% नहीं सोचना, अभी भी वही देंगे लेकिन तब थोड़ा सा आपसे फेस टू फेस तक भी कवर कर सकते हैं। तो ये आपने कहा कि इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर डोमेस्टिक टर्शरी के अंदर, यानी कि पॉलिटिकल फ्रंटियर जहाँ पे राजनीतिक कंट्रोल है वहाँ तो चीज़ें हैं, उसके अलावा भी उसने हमसे कुछ चीज़ें इंक्लूड करने के लिए कहा है। जैसे कि उसने सबसे पहले बोला है जो आपकी शिप्स होती हैं, जो आपके जहाज़ होते हैं, ठीक है, एंड एयरक्राफ्ट जो आपके मतलब जो आपके प्लेन वगैरह चलते हैं आपके देश के, ठीक है, इनकी वो बात कर रहा है, ठीक है। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स,
ठीक है, आप इसको लिख लो, नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन, चलो कोई नहीं, बड़ा करके लिख दे रहे हैं, बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। सर क्या मतलब है इस बात का, बुक में हमने देख लिया, ध्यान दें पेज नंबर 2.1 पे सारा का सारा डिस्कस है। तो जितनी भी चीज़ें भी हम डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल ये पेज नंबर 2.1 पे ही आपको मिल जाएंगे, आपके चैप्टर नंबर 2 के पहले वाले पन्ने पे, ठीक है। तो डोंट बी पैनिक कि क्या करा रहे हो। ये कहता है कि आपके जो जहाज होते हैं, जो आपकी शिप्स होती हैं, फिर जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं, ठीक है, अगर वो हमारे ही देश के लोगों के हैं, सपोज करिए कि एयर इंडिया है, ठीक है, जो अभी सर रतन टाटा ने वापस उसको एक्वायर करा, अगर वो एयर इंडिया, ठीक है, किसी फलाने देश में जाके चलती है, दो देशों के बीच में चलती है, मान के चलो, उन्होंने एक एग्जांपल दे रहा हमारी बुक में कि अगर मान के चलिए कि जापान से लेके, मैं कहता हूँ कि आप ऐसे मान लो कि भैया हमने चला दिया कि मान के चलो कि से एग्जांपल है, से एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपकी बुक एक एग्जांपल में दे रखी है कि जैसे आपने जापान, ठीक है, और किसके बीच में चला दें, सिंगापुर के बीच में चला दो मान के चलो, ठीक है, किसके बीच में चला दिया आपने, जापान से सिंगापुर के बीच में चला दिया, मतलब आप किसी भी दो देशों के बीच में चला सकते हैं। मान के चलो आपने यूएसए से लेके यूनाइटेड किंगडम तक, इन दो देशों के बीच में आपने अपना एयरक्राफ्ट चला दिया, आपने दो टापू के बीच में अपने शिप्स चला दिए, जिसके या तो आप खुद मालिक हो या फिर आप उसको कंट्रोल करते हो, चलाते हो। तो उन पे जो कंट्रोल रहेगा, उन शिप्स और एयरक्राफ्ट पे जो कंट्रोल रहेगा वो हमारा रहेगा, पॉलिटिकली भी हमारा कंट्रोल है क्योंकि उसे चला हमारे लोग रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को भी आप अपना डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही इंक्लूड अक्सर करते हो, अक्सर क्या करते ही हो, ठीक है। वर्डिंग शायद थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, बट प्लीज़ आप समझने वाली बात है ये, ठीक है। तो अगर हमारे देश के जहाज या हमारे देश के एयरक्राफ्ट किसी दूसरे देशों में जाके भी चलते हैं, ठीक है, तो भी वो हमारे ही कहलाते हैं जनरली। फिर एक यहाँ पे शब्द लिखा हो फिशिंग वेसल, फिशिंग जो मछली पालन वाला काम होता है ना, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, फिशिंग वेजल्स, ठीक है। ऑयल्स, ऑयल्स की वो बात कर रहा है, एंड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस रिग्स, ओके। तो इसको मैं ऐसे ले ले रहा हूँ फिलहाल के लिए। आप अगर किसी पर्टिकुलर वाटर बॉडीज़ के अंदर जाके मछली पालन करते हैं, वहाँ से आप अगर कोई नेचुरली ऑयल निकालते हैं, नेचुरली गैस के बड़े बड़े आपने रिग्स लगा रखे हैं, बड़े बड़े कंटेनर जहाँ से आप नेचुरली गैस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस बुक में जो पूरा लिखा हुआ, तो ये लिखा हुआ है कि फिशिंग वेजल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स and floating platforms operated by the resident of a country in the international water where they have excluding rights of operation। मान के चलिए कि प्रशांत महासागर की तरह या पैसिफिक ओशन में आप जाके, आप सपोज करें नेचुरल गैस के आपने बड़े बड़े रिग्स लगा रखे हैं, आपकी जो कंपनी है वो नेचुरल गैस निकालती है, या फिर आप नेचुरली ऑयल निकालने की बात कर रहे हैं, या फिर आप मछली पालन कर रहे हैं। तो अगर आप किसी एक एग्जांपल की बात है, इन पे क्वेश्चन जनरली बनते हैं नहीं, बट स्टिल क्योंकि हमें डोमेस्टिक टेरिटरी शब्द को जानना है, तो इसीलिए हमें इसकी गहराई में थोड़ा सा उतरना पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ में और बताऊँगा मछली पालन वाली बात के साथ, तो मुझे याद आया कि जब ये इसने एक शब्द इस्तेमाल करा भी, वाटर बॉडीज़, वाटर बॉडीज़, ठीक है, इसके ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे अभी। तो अगर आप ऐसी कोई भी चीज़, अगर आप हमारे भारत देश के व्यक्ति और आप किसी दूसरे देश की सीमाओं में जाके भी अगर आप ये काम करते हो, तो आप भले ही दूसरे देश की सीमाओं में काउंट हो रहे हो, लेकिन आप कंट्रोल में आप हमारी रहोगे और आप हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट किए जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें फिर कोई भी बाहर का व्यक्ति आ जाएगा, कह रहे आप तो दूसरे देश में हो तो आप उस देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में आओगे, नहीं, उसकी भी अपनी एक शर्त, टर्म्स एंड कंडीशन होती है। तो आप इस तरह की कोई भी चीज़ करते हो तो आप हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हो। उसके अलावा वाटर बॉडीज़ से याद आया, ये क्वेश्चन जनरली आमतौर पर से बनता नहीं है, बट इसलिए पूछ लेते हैं कि पानी के अंदर ये जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, पानी, जैसे हमारे जो भारत देश का नक्शा वो नीचे से ऐसे बना हुआ है, उसके तीनों तरफ ऐसे पानी है, ठीक है। तो पानी के अंदर कितने किलोमीटर तक हमारे देश का कंट्रोल होता है, तो उसका एक जवाब होता है बेसिकली अप्रॉक्स, ये ऑन एन एवरेज है 11 से 12 नॉटिकल माइल्स में, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ वाटर बॉडीज़ के अंदर जो हमारा कंट्रोल होता है, ठीक है, कंट्रोल ऑफ ए कंट्री, ऐसे करके लिख दे रहा हूँ मैं इसको, कंट्रोल ऑफ ए कंट्री इन वाटर बॉडीज़, ठीक है भाई, इंग्लिश थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, कंट्रोल ऑफ ए कंट्री इन वाटर बॉडीज़, ठीक है, बिटवीन व्हाट, या बिटवीन तो लाइन लिखना गलत रहेगा, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आप मेरा मतलब समझो यार, अब थोड़ा सा हम लोगों का हाथ तंग होता है इंग्लिश में। तो कहता है कंट्रोल ऑफ ए कंट्री इन वाटर बॉडीज़, ठीक है, कहाँ से, आपकी सीमाओं से, ठीक है।
तो उसका एक जवाब होता है 11 से 12 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स, ये नॉटिकल माइल्स है क्या? जनरली एक नॉटिकल माइल्स जो होता है वो होता है भाई आपका अप्रॉक्स 1.85 किलोमीटर। तो मोटा मोटा मैं बात करूं तो 23 से 24 किलोमीटर तक जो आपकी सीमाएं होती हैं पानी से, मतलब जो आपके जो देश की सीमाएं होती हैं, ठीक है, जो कहता कंट्रोल वाटर बॉडीज फ्रॉम बॉर्डर ऑफ ए कंट्री, ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, बॉर्डर ऑफ अ कंट्री। तो तकरीबन 23 से 24 किलोमीटर तक का जो दायरा होता है वो आपके कंट्रोल में यहाँ पे अक्सर पाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा वो क्या कहता है, एक शब्द लिखो एम्बेसीज। क्या लिखा हुआ है? एम्बेसीज। इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करूँगा, एक लिखा हुआ कंसुलेट्स, ठीक है, और एक लिखा हुआ है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। ओके, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि ये क्या कहता है आपसे। एम्बेसीज कौन सी होती हैं, पहले मैं आपको इसके बता दूँ। एम्बेसीज के साथ साथ मैं एक शब्द और यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, और वो शब्द रहेगा जनरली हाई कमीशन। आप लोगों ने अक्सर ये पिक्चरों में ये वर्ड सुना होगा, बुक में तो इतना नहीं है ये, हाई कमीशन। भाई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का मतलब तो ये होता है कि अगर आपके देश की मिलिट्री किसी दूसरे देश में पड़ी हुई है तो भी उस पर आपका ही कंट्रोल है, आपकी ही वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट होती है, ठीक है, वो उस देश में नहीं जा जाती। फिर लगभग एम्बेसीज, हाई कमीशन, कंसुलेट, ये दोनों लगभग एक ही चीज़ होती है। फ़र्क आप समझो क्या है। हाई कमीशन की बात अक्सर वहाँ होती है। हाई कमीशन क्या होता है, मान के चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे कि भारत का एक ऑफिस पाकिस्तान के अंदर स्टेबल है, ठीक है, भारत का एक ऑफिस पाकिस्तान के अंदर स्टेबल है, तो उस ऑफिस को जो नाम दिया जाएगा वो हाई कमीशन नाम दिया जाएगा। लेकिन अगर भारत का एक ऑफिस चाइना में स्टेबल है तो उसी ऑफिस को नाम दिया जाएगा एम्बेसी। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? हाई कमीशन बनता है बिटवीन कॉमनवेल्थ कंट्रीज, कॉमनवेल्थ कंट्रीज का ये मतलब हो जाता है कि भैया आप समझो इस बात को, अगर आप अंग्रेजों के गुलाम रहे हो और दोनों देश आपस में एक दूसरे के यहाँ इस तरीके से ऑफिस सेटअप करते हैं अपने कामकाज को पूरा करने के लिए, तो उसको हाई कमीशन बोलते हैं। और एम्बेसीज में क्या होता है कि अगर एक कंट्री कॉमनवेल्थ है और दूसरी कॉमनवेल्थ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या फिर दोनों ही कॉमनवेल्थ नहीं है, ठीक है, तो अगर वहाँ पे वो ऑफिस सेटअप करते हैं तो उसी ऑफिस को क्या बोला जाता है? एम्बेसीज बोला जाता है। और कॉन्सुलेट्स के अंदर क्या होता है, अब कॉन्सुलेट्स में मान के चलिए कि चाइना का एक ऑफिस इंडिया में सेटअप है तो वो क्या कहलाएगा? वो एम्बेसी कहलाएगा। पाकिस्तान का है तो क्या कहलाएगा? पाकिस्तान का हाई कमीशन, कि हाई कमीशन का ऑर्डर है, ठीक है। कॉन्सुलेट्स में क्या होता है कि इन्हीं एम्बेसीज या इन्हीं हाई कमीशन के छोटे छोटे ऑफिस, जैसे मान कर चलो आप न्यू दिल्ली की तरफ चले जाओ, ठीक है, तो आपको स्पेन की एम्बेसी मिल जाएगी, आपको फ्रांस की एम्बेसी मिल जाएगी, आपको चाइना की मिल जाएगी, यूएस की मिल जाएगी, ठीक है, बहुत सारे हाई कमीशंस मिल जाएंगे जो अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं उन देशों के। अब होता क्या है कि इन लोगों ने, मान के चलो कोई व्यक्ति न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है, तो वो बंदा न्यू दिल्ली के अंदर है, तो भाई वो न्यू दिल्ली के अंदर रह के, ठीक है, कोई बंदा बैंगलोर का है, वो बंदा बैंगलोर से न्यू दिल्ली आएगा तो उसका बहुत ज़्यादा वक्त खराब होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि इन्होंने हेडक्वार्टर तो सपोज करो एम्बेसी का बना दिया न्यू दिल्ली के अंदर, और उसके छोटे छोटे ऑफिस देश के अलग अलग कोनों में खोल दिए, उनको बोले जाते हैं कॉन्सुलेट्स। ये बात जनरली पता नहीं होती और टीचर खास इस पर ज़्यादा काम करते भी नहीं है, बट स्टिल नॉलेज के लिए बुरा नहीं होता। तो ऐसी चीज़ अगर आपके कोई एम्बेसी विदेश में है, आपका हाई कमीशन विदेश में है, आपका कॉन्सुलेट्स विदेश में है, आपका मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट विदेश में, तो सब आपके ही डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट जनरली होते हैं, ठीक है। तो कोई बुराई नहीं, एक नंबर में अगर वो पूछ भी ले, बल्कि आपकी बुक में कॉन्सुलेट्स के बारे में तो बताया भी कि कॉन्सुलेट्स के लिए वो क्या कहता है। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर इतना ज़्यादा बोल दिया। कॉन्सुलेट एक ऐसा ऑफिस, एक ऐसी बिल्डिंग है यूज्ड बाय द कॉन्सुलर ऑफिसर कमीशंस बाय द गवर्नमेंट टू रिजाइड्स ऑफ ए फॉरेन कंट्री टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ ए कंट्री टू विच ही बिलोंग्स, ठीक है। तो उसको एज ए डिफाइन उन्होंने यहाँ लिख दिया है। बट वो ये जो इनके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसी में जो है वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल भी दे रखा है, इंडियन एम्बेसी इन रशिया इज़ ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। बाकी जो ये हाई कमीशन सब बिल्डिंग की तरह काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें आ नहीं रही। बाकी कोई भूल चुको तो माफ़, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि किन चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते, तो वो कहता है डोमेस्टिक टेरिटरी, यह है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी
ठीक है, डज नॉट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड आप यहाँ पे नहीं करते। सबसे पहली बात, किसी विदेश की, ये वही वाली बात है, अगर किसी विदेश की एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, ठीक है, कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है किसका, ऑफ अ फॉरेन कंट्री, अगर किसी विदेश का हाई कमीशन इंडिया में है या एम्बेसी इंडिया में है, कॉन्सुलेट, अगर मतलब देखिए हमारे देश की चीज़ें बाहर हैं तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं, लेकिन अगर किसी विदेशी की चीज़ें हमारे देश में तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात वो क्या पढ़ा रहा है, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे उसने कहा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब एग्जाम्पल के लिए वो कह रहा है, एग्जाम्पल उसने दे रखा है कि लाइक यूएनओ, ठीक है, लोकेटेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। अगर आपके देश में कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इस तरीके की अगर कोई आपको दे रखी है, एक एग्जाम्पल के लिए इसमें यूएनओ भी लिखा हुआ है, ऐसा तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, जब कोरोना की बात चली थी तो आपने इस शब्द का नाम बहुत बार सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो जो चीज़ें बेसिकली वो कहाँ आती हैं, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती। इसके बाद ये लोग हमसे क्या पढ़ा रहे हैं, उसके बाद वो हमें बता रहे हैं कि अगर इतना से कर दिया इन लोगों ने, बड़ा छोटा कर दिया, देख लो पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ ना, आप लोग बोलोगे यार इतनी बड़ी वीडियो बना दी, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। आप आ जाओ यहाँ पे। अभी जो हमने पढ़ा यहाँ से, हम लोगों ने सबसे पहले इसका मीनिंग पढ़ा कि मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटायर कंट्री ऑफ द पॉलिटिकल फ्रंटायर ऑफ ए कंट्री। फिर शिप्स हो गए आपके, एयरक्राफ्ट हो गए जो आपके हैं, आप विदेशों में चलाते हैं, फिशिंग वेजल्स हो गए, ऑयल्स हो गए, नेचुरल गैस के रिग्स हो गए जो आपके देश में लेकिन आप बाहर जाके करते हैं, कोई पर्टिकुलर एम्बेसी हो गई, कंसुलेट्स हो गया, कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो गई, तो वो भी अगर आपकी है और बाहर है तो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है। किनको इंक्लूड नहीं करते लोग, ये एम्बेसीज़ को इंक्लूड नहीं करते, कॉन्सुलेट्स को इंक्लूड नहीं करते, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को इंक्लूड नहीं करते, एक्सेट्रा। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। अभी इसमें और है, बाकी तो इन्होंने बुक में इसमें इतना से कर दिया, तो ये बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया, ठीक है। और क्योंकि ये चीज़ें पहले थी, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर, ये अगर अगला वाला टॉपिक आ जाता तो बाकी इसमें एक चीज़ और वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू द यूनियन नेशन इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है, इज़ अ जियोग्राफिकल टेरिटरी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बाय द गवर्नमेंट विच विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट्स फ्रीली। ये भी एक डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन और हो सकती है, तो इस बात को भी हम नोट करेंगे और देखते हैं कि आपको और क्या बता सकता है, ठीक है। तो जो बुक हमारी सिखाएगी हमें, मैं उस चीज़ को आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, बस आप हमसे बने रहिए। तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, उसने वो अकॉर्डिंग टू आपका क्या है, यूनाइटेड नेशंस वो कहता है क्या, इसको मैं और करके लिखूँगा यहाँ पे ताकि आप लोग उसको आराम से समझ सकें। वो कहता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी और क्या हो सकता है, डोमेस्टिक टेरिटरी और क्या हो सकता है मेरे भाई, तो डोमेस्टिक टेरिटरी और हो सकता है इज़ द जियोग्राफिकल टेरिटरी, ठीक है, जियोग्राफिकल टेरिटरी कॉमा उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी इसका जो रख रखाव करते हैं बेसिकली, एडमिनिस्टर्ड, ओके, बाय आ गवर्नमेंट, यानी कि उसे हमारी सरकार जनरली कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है, विद इन, उसके अंदर बेसिकली क्या क्या आ सकता है, विद इन विच कॉमा पर्सन्स, ठीक है, कॉमा गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट्स फ्रीली। मतलब आप यहाँ पे इन चीज़ों को बड़े आराम से घुमा सकते हो। क्यों ना इस पर कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएं। एग्जाम्पल्स की बात मैं बुक से करूँगा, यहाँ इसको मुझे नहीं लिखना, ठीक है, और फिर मैं इसके बाद इस वीडियो को हिडन करूँगा ताकि हम फिर इसको ज़्यादा बड़ा ना करें, ठीक है। टेस्ट ऑफ सेल्फ की बात करते, कहता है कि इन विच ऑफ द, कौन सा है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। एक इंडियन कंपनी जो कि लंदन में है,
आपको लगेगा तो इंडिया की कंपनी है, लेकिन भाई वो काम वहीं के लिए कर रही है। ये डिफरेंसेस आपको जाननी चाहिए। टेस्ट योरसेल्फ का मतलब है कि आपको वो एक नंबर यहाँ पे वो आराम से दे सकता है, बहुत प्यार से वो आपको एक नंबर प्रोवाइड करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेस्ट ऑफ इंडिया, तो कहता है कोई इंडियन कंपनी अगर लंदन में है तो लंदन की होकर रहेगी, वो यहाँ की डोमेस्टिक ट्रेजरी में काउंट नहीं होती। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है अगर इंडिया के अंदर, तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इंडिया के लिए काम कर रहा है पर्टिकुलरली, तो इसको हम लोग अपने डोमेस्टिक ट्रेजरी के अंदर काउंट करेंगे। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय ए जापानीज, कोई बात नहीं, काम तो इंडिया के लिए कर रही है ना, इंडिया में रह के कर रही है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, इंडिया के लोगों को रोजगार दे रही है एक्सेट्रा। तो भले एक विदेशी कंपनी इंडिया में है, ठीक है, तो वो हमारी ही डोमेस्टिक ट्रेजरी के अंदर जनरली काउंट होती है। तो इससे ऐसा ना हो कि भाई कि ये क्या बता रहे, ऐसा नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। अब आप आगे बात करो इसमें। तीसरा, ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री न्यूयॉर्क। अगर ऑब्वियसली बात है, अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री का ऑफिस न्यूयॉर्क के अंदर है तो ऑब्वियसली बात है न्यूयॉर्क के हिसाब से काम कर रहा होगा। एक अलग बात है उस पर नाम रिलायंस से लिखा होगा, बट वो हमारे डोमेस्टिक ट्रेजरी में नहीं आएगा। ब्रांच ऑफ अ फॉरेन बैंक इन इंडिया, अगर एक विदेशी बैंक की ब्रांच इंडिया में है तो भाई वो इंडिया के लोगों के लिए काम कर रही है, यहाँ के लोगों का पैसे का लेन देन कर रही है, यहाँ के लोगों को लोन दे रही है, यहाँ के लोगों का पैसा वो इन्वेस्ट कर रही है, तो हमारी डोमेस्टिक ट्रेजरी में आएगा। इंडियन एम्बेसी इन जापान, ऑब्वियसली बात है, ये बात हम डिस्कस कर रहे हो कि अगर भारत की एम्बेसी जापान के अंदर है तो हमारे डोमेस्टिक ट्रेजरी में है। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, अगर हमारे देश के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच जो चाइना के अंदर है तो वहाँ के लिए काम कर रही है, वो हमारे देश की डोमेस्टिक ट्रेजरी में नहीं आएगा। कोई रशियन एम्बेसी इंडिया में, तो इस पर रशिया का कंट्रोल है, हमारी एम्बेसी में नहीं आएगा। टाटा ने रेंटेड करी अपनी एक बिल्डिंग गूगल को, अमेरिका में टाटा ने अपनी एक बिल्डिंग गूगल को दे दी रेंट पे, क्या आपको काम करना है आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस पर कंट्रोल भी वहीं का ही है, कोई दिक्कत नहीं। वो एक अलग बात है कि हम उसको कमा के लाते हैं, वहाँ की अर्निंग हम अपने यहाँ जोड़ते हैं, लेकिन वो हमारे डोमेस्टिक ट्रेजरी में काउंट नहीं होती। तो बेसिकली ये है आपका डोमेस्टिक ट्रेजरी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपका नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट के साथ आप जान पाओगे सिटीजनशिप क्या होती है और रेजिडेंशियलशिप क्या होती है। उसके बाद फिर हम जाकर अपने अगले अलग टॉपिक्स पे यहाँ पे काम करेंगे। फिलहाल इतना ही, थैंक यू सो मच।